अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपये तक की कमी आ सकती है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल यानी ब्रेंट की कीमतें जनवरी से निचले सतह पर हैं। ये अब $81 से नीचे आ गई हैं। अमेरिकी क्रूड $74 फी बैरल के करीब है। खास तौर पर कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट से हिंदुस्तानी रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत यानी इंडियन बास्केट घटकर $82 पर बैरल हो गया है। मार्च में ये $112.8 था। इस हिसाब से 8 महीने में रिफाइनिंग कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम $31 यानी 27% कम हो गए हैं। क्रूड में $1 गिरावट आने पर मुल्क की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर फी लीटर 45 पैसे की बचत होती है। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 14 रुपये फी लीटर तक कम होने चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट के मुताबिक पूरी कटौती एक बार में नहीं होगी। बिल्किस बानो की इज्तिमाई असमत मामले में कसूरवार 11 अफराद को जेल से रिहा किए जाने के मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल बिल्किस बानो ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सवाल किया कि आखिर जेल में सजा काट रहे मुजरिमों को आज़ादी क्यों दी गई। 2002 के गुजरात फसादात के दौरान इज्तिमाई असमत और 7 अफराद के कत्ल मामले में सजा काट रहे उन सभी मुलजिमीन की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो की अर्जी पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। वो इस केस की अहलियत पर गौर व खौस के बाद कोई कदम उठाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में असर नौ गौर करने की अर्जी दाखिल की है। उन्होंने 13 मई को आए अदालती हुक्म पर दोबारा गौर करने का मुतालबा किया। इसी हुक्म की बुनियाद पर बिल्किस के गुनाहगारों को रिहा किया गया था। बिल्किस की अर्जी को आज चीफ जस्टिस के सामने रखा गया। उन्होंने इस पर गौर कर मुनासिब बेंच के सामने आगे बढ़ाने की दहानी कराई है। दरअसल 15 अगस्त को जसवंत नाई, गोविंद नाई और दीगर को 2007 को गोधरा सब जेल से रिहा किया गया था। 2008 में मुंबई की सीबीआई अदालत ने बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई असमत मामले और उनके कुंबे के 7 अरकान के बहिमाना कत्ल मामले में मज़कूरा सभी 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपना इत्तेफाक जाहिर किया था। इस मामले के सभी कसूरवारों ने 15 साल की सजा पूरी कर ली है। इसके बाद उनमें से एक ने माफी की अपील करते हुए राहत का मुतालबा किया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर पाबंदी जारी रहेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 4 जुलाई को पीएफआई पर मरकजी हुकूमत की जानिब से आयद पाबंदी को चुनौती देने वाली पिटीशन खारिज कर दी। जस्टिस एम नागा प्रसन्ना की सिंगल बेंच इस मामले की उन्होंने सुनवाई की। 28 नवंबर को कोर्ट ने सभी पहलुओं की दलीलें सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। पीएफआई के रियासती सदर ने तंजीम पर लगाए गए बैन को चुनौती दी थी। फिलहाल पाशा नायक हिरासत में है। मरकजी हुकूमत ने 28 सितंबर को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया था। पीएफआई के अलावा 8 और तंजीमों पर कार्रवाई की गई थी। वजारत दाखिला ने इन तंजीमों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले थे। मरकजी हुकूमत ने यह एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत किया था। हुकूमत ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े तंजीमों की सरगर्मियां मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ा खतरा है। बॉलीवुड हिदायतकार विवेक अग्निहोत्री की मुतनाज़िया फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भद्दी फिल्म और प्रोपेगेंडा बताने वाली इस्राएली फिल्मसाज नाडव लापेट का एक ताज़ा बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने द कश्मीर फाइल से मुतालिक की गई अपनी तकरीर से पहले के हालात का तज़किरा किया। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी हेड और इजरायली फिल्मसाज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बोलना आसान नहीं था। बहुत हिम्मत के बाद वो तकरीर की गई। उन्होंने ये भी कहा कि वो खौफजदा थे, लेकिन इस फिल्म के खिलाफ बोलना ज़रूरी था। नाडव का कहना है कि जब मैंने द कश्मीर फाइल्स देखी तब मैं इस बात से हैरान हो गया था कि कश्मीर के मसले पर यह फिल्म हुकूमत के पैमानों पर अमल कितने वज़ा तरीके से करती है। विवेक अग्निहोत्री ने यह फिल्म 32 साल कबल नस्ल कुशी पर बनाई है और वो दावा करते हैं कि फिल्म का एक भी मंजर या डायलॉग झूठा नहीं है। हालांकि नादव लापेट का कहना है कि बुनियादी तौर से कश्मीर में हिंदुस्तानी पॉलिसी को सही ठहराती है और इसमें फाशिज्म पर मबनी आसिर मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म अगले कुछ सालों में इसराइल में बनाई जाए। इसराइली फिल्मसाज ने बताया कि मेरी तकरीर के बाद लोग मेरे पास आए और मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मेरा शुक्रिया अदा किया। उतना ही नहीं, फिल्मसाज ने बहुत वजाहत के साथ ये भी कहा कि जब मैंने ये फिल्म देखी तब मैं इसका मवाजना इसराइल से करने लगा। हालांकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हो सकता है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसके खिलाफ बोलना ज़रूरी है।
गुजरात असेंबली इंतखाब के पेश नजर अब सभी उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। पहले मरहले की वोटिंग 1 दिसंबर यानी कल होने वाली है और दूसरे मरहले की वोटिंग आइंदा 5 दिसंबर को होगी। इस दरमियान मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह ने एक ऐसा दावा किया है जो आम आदमी पार्टी के लिए फिक्रअंगेज है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि हर पार्टी को इंतखाब लड़ने का हक हासिल है, लेकिन ये लोगों पर मुनहसिर है कि वो किस पार्टी को कबूल करते हैं और किस पार्टी को मुस्तरद करते हैं। जहां तक गुजरात की आवाम की बात है तो उनके दिमाग में आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है। गुजरात असेंबली इंतखाब में आम आदमी पार्टी की कारकर्दगी से मुतालिक पेशन गोई करते हुए अमित शाह का कहना है कि इंतखाबी नतायज का इंतजार कीजिए, शायद कामयाब उम्मीदवारों की फेहरिस्त में आम आदमी पार्टी का नाम ना आए। मित्रों, अमदावाद कांग्रेसના જમાનામાં દેશના સૌથી વધુ 5 પ્રદૂષિત શહેરોમાં હતું। નરેન્દ્રભાઈએ એ વખતે ધુમાડો ઓપતી કેરોસીનથી ચાલતી ડીઝલથી ચાલતી રિક્ષાઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો। સીએનજીની રિક્ષા લાવવાનું દૂરંદેશીપૂર્ણ કામ કર્યો અને મિત્રો सीएनजी में कन्वर्ट करवा माटे बैंकों मांथी रिक्शा वाळाने लोन अपाई अने जोता में अमदावादनी बधी रिक्शाओ सीएनजी में कन्वर्ट थई गई। अने हूँ तो दिल्ली में रहूं छुं तो शियाळाना 2 महीना थाय क्यारे अमदावाद जईए दम घूंटाई जाए भाई, दम घूंटाई जाए। आप पार्टी वालाना राज में दिल्ली में श्वास ना लेवा एवी हवा અને અહીં આવીએ તો સુંદર પર્યાવરણ અને સુંદર હવાનો શ્વાસ લેવાય એવું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યું। મિત્રો, અમદાવાદ કોંગ્રેસના જમાનામાં દેશના સૌથી વધુ 5 પ્રદૂષિત શહેરોમાં હતું। નરેન્દ્રભાઈએ એ વખતે ધુમાડો ઓપતી કેરોસીનથી ચાલતી ડીઝલથી ચાલતી રિક્ષાઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો। सीएनजी ની રિક્ષા લાવવાનું દૂરંદેશીપૂર્ણ वोटिंग से पहले इंतखाबी नतायज दिखा रहे कुछ चैनलों की शिकायत लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत दर्ज की। उस डेलीगेशन में कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत समेत कई सीनियर कायदीन शामिल थे। किया जा रहा है, कोई इलेक्शन कमीशन का खौफ नहीं है, कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर चिंतित था और ये कई बार हम लोग आ चुके हैं इस इशू को लेके। उन्होंने हम लोग को एश्योर किया है कि ये बहुत सीरियस इशू है और इस पे हम गौर करेंगे और ये जनहित की बात है जो हम उनसे बोल रहे हैं और आगे भी इस पे क्या कानून बनना चाहिए उसके बारे में भी वो विचार करेंगे। हम लोग इलेक्शन कमीशन से मिले और जैसा कि सर ने बताया, हमने इलेक्शन कमीशन के पूरे अपने डेलीगेशन के द्वारा उनका ध्यान आकर्षित किया इलेक्शन कमीशन की ही अपनी हिदायत और लेटर को, जिसमें वो किसी भी तरह के ओपिनियन पोल को बैन करते हैं एक प्रोहिबिटेड पीरियड में। और जिस तरह का काम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनकर मीडिया कर रहा है और कुछ चैनल रीजन वाइज प्रोडिक्शन दिखा रहे हैं, वो जरूर लोकतंत्र की प्रणाली के साथ खिलवाड़ है। इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो इस मैटर को सीरियसली लेते हैं और इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और इस पर कोई एक विधि पूर्वक इस पर कार्रवाई की जाए, इसके लिए वो समर्पित है। हमारा अपना मानना है कि लोकतंत्र के साथ, चाहे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही क्यों ना हो, खिलवाड़ नहीं हो सकता। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम और बातें रखी इस इलेक्शन को लेकर, चाहे वो एंकरिंग के स्पॉट्स हों, अलग अलग जगहों से ध्रुवीकरण की कोशिशें हों, चाहे वो हेलीकॉप्टर के नाम पर एयर स्पेस बैन कर देना हो और अन्य विपक्षी पार्टियों के को उड़ने ना देना हो, तमाम ऐसी बातें रखी। लेकिन मूलतः आज की जो बात थी वो जिस तरह का ओपिनियन पोल 48 घंटे पहले चुनाव के दिखाया जा रहा है वो सर्वथा गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं और इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि इस पर जरूर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। चैनल का नाम भी आपने दिया, किन-किन चैनलों का कुछ डिटेल्स आप लोग ने दी है? आप लोग ने डिटेल्स दी है चैनलों की? Yes, we have given copies. सर, आपने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा कि हम कानून में बदलाव के लिए करेंगे क्योंकि ओपिनियन पोल एग्जिट पोल पे बैन रहता है, ओपिनियन पोल सर्विस का दूसरा ओपिनियन पोल में भी प्रोहिबिटेड है अगर आप एनालिसिस देते हो। मतलब आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि कौन जीतेगा। एक होता है फ्री स्पीच
जो होती है कि आप स्वतंत्रता होती बोलने की, आज़ादी होती है, और एक होता है हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं। आपको पता है कि रिजल्ट क्या होगा जो आप बता रहे हैं। ये स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी होती है और हमने वो उनको बिल्कुल उसकी कटआउट्स दिए हैं और दिखाया, प्रिंट आउट दिए हैं और बताया देखिए किस तरह से पहले से रिजल्ट। दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए वोटिंग से 4 दिन कबल आज मरकज में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में शहरी तरक्की और गरीबी के खात्मे के वजीर हरदीप पुरी ने ऐलान किया कि 50 लाख से ज्यादा मजीद कच्ची आबादियों यानी झुग्गी में रहने वालों को उनकी जगह पर पक्के घर दिए जाएंगे। पुरी ने बीजेपी के मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि कौमी राजधानी की बाज़ाबादकारी से 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विज्ञान भवन से कालकाजी नगर में माशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए बनाए गए 3000 से ज्यादा फ्लैटों की चाबियां उनके हवाले की। जेलरवाला बाग में भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें बड़ी तादाद में फ्लैट्स तामीर किए गए हैं। इसके अलावा कठपुतली कॉलोनी और कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन से कालकाजी में बनाए गए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हमारे भाइयों और बहनों के लिए 3000 से अधिक फ्लैट्स जो हैं उनको उनमें से 500 लाभार्थियों को तो चाबी हाथ में पकड़ाई और बाकियों को भी बाद में हमने हैंड ओवर किया। ये कालकाजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इट इज ओनली द फर्स्ट। 79 में हम जुग में आए थे और उस दिन से आपको बहुत कष्ट हुआ और चलता ही रहा अभी तक। बच्चों के लिए परेशानी, सबके लिए परेशानी, गंदगी थे, परेशानी थी, पानी का दिक्कत था, लाइट का दिक्कत था, पानी कहाँ उखड़ा उखड़ा से भर भर के लाते थे, बहुत रात रात जगना पड़ता था पानी के लिए। तो ये सब तो था ही आपको, और कई समस्याएं हैं, लैट्रिन बाथरूम का था, हर चीज जाने की दिक्कत थी। अब जाकर जो मौजूदगी के हैं हमारे सबके लिए बहुत मेहरबानी है, जो सब कुछ मिल रहा है हम लोगों को, सारे सुख सुविधाएं मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर आम आदमी पार्टी को एमसीडी में यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के इंतखाबात में कामयाबी मिलती है तो वो दिल्ली को साफ करके दिखाएंगे। उन्होंने आज एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है लेकिन बीजेपी उन्हें धमका रही है। उन्होंने कहा कि हमें गुंडागर्दी नहीं आती, आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। और ये लोग आज को देख रहे हैं, मेरे को खूब गाली देते हैं। मैंने कहा कि मैं दिल्ली को साफ करना चाहता हूँ, चमकाना चाहता हूँ। उनका नेता खड़ा होकर बोला उनके जीवन की टांग तोड़ देंगे। मैंने कहा मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। उनका एक नेता खड़ा होकर कहता है उनके जीवन की आंख तोड़ देंगे। मेरी टांग तोड़ने से क्या दिल्ली साफ हो जाएगी? मेरी आंख तोड़ने से क्या दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? कहते हैं कि वो राक्षस है, केजरीवाल ठग है, मेरे को गाली देने से क्या फायदा? मैं तो अपने काम कर रहा हूं, मैंने ये काम कर दिया, ये करूंगा। तुम भी अपने काम गिनाओ, गलत तुम करो भाई साहब, तुम भी अपने काम गिनाओ। तुमने जो काम करे वो काम गिनाओ, जो काम करोगे वो गाली क्यों करते हो? गाली विरोध क्यों करते हो? गुंडागर्दी क्यों करते हो? कल गुजरात में था, मेरे रोड पर उन्होंने पथराया था, बोले पत्थर मारने से क्या फायदा? ये गुंडागर्दी हमको नहीं आती। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी, अच्छे की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है। हम ये गुंडागर्दी नहीं करते, गुंडागर्दी वो करते हैं। जिसको गुंडागर्दी से वोट दे देना, जिसको दिल्ली साफ करनी है मेरे को वोट दे देना, मैं दिल्ली साफ कर दूंगा। और ये लोग आजकल देख रहे थे, मेरे को खूब गाली देते हैं। मैंने कहा कि मैं दिल्ली को साफ करना चाहता हूँ, चमकाना चाहता हूँ। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के इंतखाब को लेकर कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। आज दिल्ली में बात करते हुए कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत और दिल्ली कांग्रेस के सदर अनिल कुमार चौधरी ने आम आदमी पार्टी के वादों का मजाक उड़ाया और कहा कि दिल्ली में जो दावे किए जा रहे हैं कि हम घर घर पीने का साफ पानी पहुंचा रहे हैं वो
पानी नहाने के लायक भी नहीं है, पीना तो दूर की बात है। हर घर जल की बात करने वाली सरकारें और हर घर जल की बात करने वाली एमसीडी का सिर शर्म से झुक जाता है जब गंदा नल का पानी आता है। और अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे, एक एवरेज घर का खर्चा करीब 11,000 रुपए है सालाना बिस्लरी ऐसी कंपनियों का, प्राइवेट कंपनी का पानी खरीदे का, क्योंकि पेयजल, पीने का जल पीने लायक नहीं आता है दिल्ली के नलों में। और पिछले 8 सालों में करीब ये 22,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है। जो बड़ा दावा भरते थे कि हम हर घर पानी पहुंचा रहे हैं, वो नहाने लायक पानी नहीं दे रहे, पीना तो दूर की बात है। 22,000 करोड़ की इस लूट को अगर खत्म करना है तो दिल्ली के हर घर में आरओ होना चाहिए। और इसी का हम वादा करते हैं कि दिल्ली के हर घर में आरओ की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पेयजल लोगों को खरीदना ना पड़े। इस महंगाई के दौर में, इस कम आय के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में उस खर्चे से बचा जा सके और पीने का पानी आपके नल से ही निकले, जो काला गंदा घिनौना पानी ना हो, साफ पीने का जल हो। इसलिए यह आरओ की बात सुनने में शायद छोटी लग सकती है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है और 22,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के बचाएगी, जो पिछले 8 साल इस चुनाव के मद्देनजर पिछले 15 सालों में जो भाजपा ने एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बनाया, या यूं कहिए बीमारियों का घर, एक नया नाम एमसीडी को दिया। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों के नाम से आज दिल्ली की पहचान बन चुकी है। तो एक तरफ ये भाजपा की एमसीडी मतलब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, और दूसरी तरफ प्रदूषित शहर। अफसोस ये है कि आज नवंबर का शायद आखिरी दूसरा दिन है। इन दिनों दिल्ली की ये स्थिति है कि अभी भी AQI जो 400 के पार है। जहां प्रदूषण हवा में है, वहां पानी में भी है प्रदूषित पानी। यमुना एक बड़ा उदाहरण है दिल्ली का ध्वनि प्रदूषण। या यूं कहिए प्रदूषित दिल्ली में 1-2 प्रदूषण और जुड़े हैं, जो पिछले 8 सालों में हमने देखे। प्रदूषित इस दिल्ली की राजनीति को में भी आया है, और प्रदूषण यहाँ जो कम्युनल पॉल्यूशन हुआ है वो भी पिछले 8 सालों में शहर ने झेला है। और मैं समझता हूं इसके लिए सीधे तौर पर ही कोई दोषी है, जिम्मेवार है तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद लाख दावे करे, लाख घोषणा करे, सच यही है जो कहा था उसके विपरीत आज दिल्ली की पहचान बन गई। ये दिल्ली जो शीला जी के नाम से जानी जाती थी, जिस कांग्रेस पार्टी की पहचान थी, जिस शहर को कांग्रेस ने, शीला जी ने, सबने हमने मिलकर बनाया, जिस भागीदारी के तहत लोगों के सुझाव आते थे, उस पर सुझाव लिए जाते थे, योजनाएं बनती थी, उस पर अमल होता था और आगे ये शहर बढ़ रहा था। इस शहर की पहचान ग्रीनरी के रूप में होती थी। इस शहर की पहचान इस देश के अंदर फ्लाईओवर सिटी, ये कैपिटल के रूप में जानी जाती थी। ये शहर नए सड़कें, नए काम यहाँ हो रहे थे, सड़कें बन रही थी, हॉस्पिटल्स बन रहे थे, कॉलोनियां डेवलप हो रही थी, शहर को आगे बढ़ता हुआ पूरा देश देख रहा था। और कोई भी जब शहर में आता था तो शीला जी की दिल्ली के नाम से जानता था, चमकती हुई दिल्ली के नाम से जाना जाता था। लेकिन अफसोस 2013 में एक ऐसा माहौल बना, ना केवल शीला जी के चेहरे पे काली पोती गई, उस मात्र स्वरूपी उस महिला को अपमानित किया गया, और जिस महिला ने इस दिल्ली को अपना परिवार माना। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट उद्धव ठाकरे के खिलाफ दाखिल आमदनी से ज्यादा मिल्कियत मामले वाली अर्जी पर समाअत के लिए तैयार हो गया है। इस मामले पर आइंदा 8 दिसंबर को समाअत का फैसला किया गया। अर्जी में साबिक वजीर आला के अलावा उनकी बीवी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम शामिल है। अर्जी दहिंदा ने तीनों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच का मुतालबा किया है। उद्धव ठाकरे और उनकी बीवी और बेटे के खिलाफ अर्जी मुंबई बाशिंदे गौरी भेड़े ने दाखिल की है। अर्जी में उन्होंने इल्जाम आयद किया कि शिवसेना सुप्रीमो उनके बेटे आदित्य और बीवी रश्मि ने अपनी आमदनी के ऑफिशियल जराये की शक्ल में कभी भी किसी स्पेशल सर्विसेज, पेशे और कारोबार का इंकशाफ नहीं किया, और फिर भी उनके पास मुंबई के रायगढ़ जिले में मिल्कियत है जो अरबों रुपए की हो सकती है। अर्जी में इल्जाम आयद किया गया कि ठाकरे ने गैर कानूनी तरीके से दौलत जमा की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा गया कि मरकजी जांच एजेंसियों के जरिए उनके साथियों के ठिकानों पर छापे से ये वाज़ेह हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनके पास आमदनी से ज्यादा मिल्कियत का मामला बन रहा है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल इस मामले में हुई समाअत के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद को मामले से अलग कर दिया था।
बेंच ने कहा था कि मामले को एक दीगर मुनासिब बेंच के सामने रखा जाएगा। अर्जी दहिंदा ने हाई कोर्ट से महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और उनके कुंबे के अरकान के खिलाफ गैर जानिबदाराना जांच करने के लिए सीबीआई और ईडी को हिदायत देने की गुजारिश की थी। उत्तर प्रदेश के जिले फिरोजाबाद के जसराना इलाके में एक 3 मंजिला मकान में खौफनाक आग लगने से एक कुंबे के 6 अफराद की जलकर मौत हो गई। पुलिस राय ने चाशुंबे को बताया कि कस्बा पाठम में मंगल की रात रमन कुमार सिंह के मकान में अचानक आग लग गई। इत्तला पर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जरा देर में पहुंची, जिसकी वजह से आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और आग पूरी इमारत में फैल गई। डीएम रवि रंजन और सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आशीष तिवारी समेत कई थाने की फोर्सेस मौके पर पहुंची और आग पर काबू हासिल करने के लिए आगरा, ईटा, मैनपुरी से दमकल की गाड़ियां मंगानी पड़ी। कई घंटों की सख्त मशक्कत के बाद 18 फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया जा सका। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मुतासिरा कुंभों की माली ताउन और मुकम्मल इलाज फराहम करने की जिले इंतजामिया को हिदायत दी है। पुलिस राय ने बताया कि दमकल के जवानों ने खौफनाक आग की शुआओं के दरमियान फंसे लोगों में से एक लड़की को ऊपर की मंजिल से रस्सी के सहारे लटका कर बचा लिया, जबकि दीगर लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। गुजरात में एक्शन टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने वडोदरा के पास एक फैक्ट्री में छापा मारकर 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके से फरार दीगर 4 लोगों की तलाश की जा रही है। एटीएस के एक ओहदेदार ने बताया कि वडोदरा शहर के नजदीक सिंदरोड गांव की एक केमिकल फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स तैयार किए जा रहे थे और ये इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने इस पर छापे मारा। पिछले 2 दिनों से इसकी जांच पहले की गई। जांच पूरी होने के बाद मंगल की देर रात फैक्ट्री में छापा मारा गया और वहां से करीब 100 किलो ड्रग्स का जखीरा जब्त किया गया। छापामारी के दौरान एटीएस ने 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। वहीं 4 मुलजिम अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पंजाब में चाशुंबे को मुजाहिरीन मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मजदूर अपनी मांगों को लेकर भारतीय खेत मजदूर यूनियन की सदारत में वजीर आला भगवंत मान के संगरूर में वाक़े रिहायशगाह के सामने मुजाहरा करने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। इसमें कई मजदूर जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेंडू मजदूर यूनियन के सदर तरसेम पीटर और जमीन एक और कमेटी के सदर मुकेश मलौद ने कहा कि दही इलाकों में और खेत मजदूर तंजीमों की कॉल पर यह मार्च निकाला गया। मजदूरों की मांग है कि उनका डेली पेमेंट जो है उसमें इजाफा किया जाए। चौरासी दिन पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचने का इम्कान है। राहुल गांधी अब तक 7 रियासतों के 36 अजला से गुजरकर 2300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान वो रियासत है जहां वो सबसे लंबा सफर करेंगे। राहुल गांधी वहां 15 से 18 दिनों में 521 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस दौरान वो 7 अजला झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा और अलवार के 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरेंगे। यात्रा के दौरान टोंक जिले में से 5 से 6 किलोमीटर का हिस्सा कवर होगा।
हिंदुस्तानी टीम का न्यूजीलैंड दौरा बारिश की वजह से बुरी तरह मुतासिर रहा। आज इस दौरे का आखिरी एक रोजा मैच खेला गया और वो भी दरमियान में बारिश की वजह से रोकना पड़ा। हालात बेहतर नजर नहीं आने की वजह से एम्पायरों ने इस मुकाबले को रद्द करने का ऐलान कर दिया। चूंकि इस एक रोजा सीरीज का दूसरा मैच भी बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था और पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीता था, इसीलिए ये सीरीज 1-0 से न्यूजीलैंड के नाम हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने 31 अक्टूबर को कहा था कि पायलट 1 महीने के वक्त में शुरू हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में डिजिटल रुपी क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल यूज की पूरी प्रोसेस को बारीकी से परखा जाएगा। इस टेस्ट से मिली लर्निंग पर रिटेल डिजिटल रुपी में बदलाव होंगे। आरबीआई ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट में कंज्यूमर्स और कारोबारियों का क्लोज्ड ग्रुप होगा जो चुनिंदा मकामात को कवर करेगा। ई रुपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए किया जाएगा। यूजर इसे मोबाइल फोन और डिवाइसेस में डिजिटल वैलेट में रख सकेंगे। डिजिटल वैलेट के जरिए से पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। मर्चेंट को QR कोड से भी पेमेंट किया जा सकेगा। ई रुपी को पैसों के दीगर रूप में कन्वर्ट किया जा सकेगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 8 बैंकों को चुना गया है, लेकिन पहले मरहले की शुरुआत मुल्क भर के 4 शहरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक से होगी। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक समेत 4 और बैंक इस पायलट में शामिल होंगे। पायलट शुरू में 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को कवर करेगा और धीरे धीरे अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला तक एक्सपैंड होगा। ज्यादा बैंकों और मजीद शहरों को धीरे धीरे इसमें शामिल किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी की तरह ही CBDC होलसेल और CBDC रिटेल 1 नवंबर को रिजर्व बैंक ने होलसेल ई रुपी का पायलट लॉन्च किया था। हिंदुस्तानी शेयर बाजार ने चारशंबे के रोज ट्रेडिंग सेशन में एक बार फिर नई तारीख रकम की है। BSE सेंसेक्स पहली बार 63,000 के रिकॉर्ड नंबर को पार कर गया। NSE का निफ्टी भी 19,000 की तरफ तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। बाजार में घरेलू से लेकर गैर मुल्की सरमायाकारों की जबरदस्त खरीदारी के सबब शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आज का कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 418 पॉइंट के उछाल के साथ रिकॉर्ड हाई 63,100 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ निफ्टी 140 पॉइंट की तेजी के साथ 18,758 पर बंद हुआ। पाकिस्तान के कोयटा के बलेली इलाके में चारशंबे के रोज बलूचिस्तान कांस्टेबलरी ट्रक के करीब उत्कर्ष हमले में एक पुलिस अफसर और 2 शहरी हलाक हो गए। डॉन न्यूज के मुताबिक बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के इलाके बलेली में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक के करीब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किए गए उत्कर्ष धमाके के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद एहलकार और शहरी जख्मी हो गए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कोयटा अजफर महसन ने चाय वकूफ पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि धमाके में 24 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 20 पुलिस एहलकार और 4 शहरी शामिल हैं। अब एक और खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के समानगंज प्रोविंस में चारशंबे के रोज एक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले में 15 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है। ये साफ नहीं है कि मारे गए लोगों में कितने बच्चे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने दहशतगर्द हमले की तस्दीक की है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने महसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ होने वाले मुजाहरों के खिलाफ कार्रवाइयों में अब तक 448 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सितंबर में कुर्द खातून महिसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हलाकत के रद्देअमल में शुरू होने वाले मुजाहरों के खिलाफ क्रैकडाउन में 448 अफराद को हलाक कर दिया। इनमें से निस्फ से ज्यादा हलाकतें मुल्क के नस्ली अक़लियती इलाकों में हुई। नॉर्वे में कायम ईरान ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक हलाक होने वाले 448 अफराद में से 60 की उम्रें 18 साल से कम थी। इनमें 9 लड़कियां और 29 खवातीन भी शामिल हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।